बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का लेक्चर 8 जुलाई 2020 जमात पंजम उर्दू बरोज़ बुध। आज हमने बेटा सबक नंबर 12 की रीडिंग करनी है, मेरा गांव मेरा घर। तो गांव के बारे में आपको बताती हूँ कि गांव में क्या क्या होता है, सारा कुछ इस रीडिंग के अंदर हम पढ़ेंगे कि बच्चों को ये आगाही हो सके कि गांव की सकाफ़त कैसी होती है, वहाँ का रहन सहन कैसा होता है, वहाँ के पेशे क्या क्या होते हैं और गांव की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। वहाँ की फ़िज़ा साफ़ सुथरी और जो है वहाँ हर चीज़ साफ़ सुथरी और ख़ालिस मिलती है। तदरीसी मकासद क्या हैं इसके? बच्चों को गाँव की तहज़ीब व सकाफ़त और मुआशरत से आगाह करना, गाँव के अहम पेशे खेती बाड़ी से मुतारफ़ कराना, गांव की खालिस ज़िंदगी और मेहनती लोगों की मिसालें पेश करना। अब इस चैप्टर की हम बुलंद ख़वानी करते हैं और साथ साथ सब बच्चे अपने हाथ में पेंसिल रखें। हम सवालों के जवाबात के निशान भी लगाते जाएंगे। कोई अहम सेंटेंस को हम अंडरलाइन भी करेंगे, उसके MCQs वगैरह बन सकते हैं। मेरा नाम अहमद है, मैं एक गाँव में रहता हूँ। मेरा गाँव एक मिसाली गाँव है जहाँ जदीदा और कदीम तर्ज़ ज़िंदगी के तमाम सहूलतें मौजूद हैं। मेरा गांव देहाती ज़िंदगी की भरपूर झलक पेश करता है। मैं 5वीं जमात का तालिबे इल्म हूँ। मैं स्कूल में तालीम हासिल करने के साथ साथ अच्छी और मिसाली ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके भी सीख रहा हूँ। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है। घर में मेरे अम्मी अब्बू, भाई, दादी, दादा, चचा, चची सब एक साथ मिलकर रहते हैं। हम लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं। सब मर्द हजरात फजर की नमाज बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। तमाम ख़वातीन घर पर नमाज अदा करती हैं, फिर सब इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं। गांव के लोग खालिस ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो सेहतमंद और तवाना रहते हैं। यहाँ से सवाल नंबर 1 का निशान लगाएं आप। सवाल नंबर 1 है, देहाती लोग घरों में मुर्गियाँ, बकरियाँ, गाय और भैंसें पालते हैं। यहाँ तक सवाल नंबर 1 है। इन पालतू जानवरों से इन्हें गोश्त, अंडे और खालिस दूध हासिल होता है। गाय और भैंस के दूध से दही, मक्खन और घी बना लिया जाता है। मैं नाश्ते में दही की लस्सी बहुत शौक़ से पीता हूँ। मेरे गांव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी के पेशे से वाबस्ता हैं। किसान दिन भर खेतों में हल चलाकर फसलें उगाते हैं। फसलों से हमें मुख्तलिफ़ अजनास हासिल होती हैं, मसलन गंदम, चावल, कपास, गन्ना, मकई, चना और बाजरा वगैरह। ये सवाल नंबर 7 है, ठीक है, इसका निशान लगा लें। सवाल नंबर 7 यहाँ से यहाँ तक है। खेतों में मौसमी सब्ज़ियाँ भी काश्त की जाती हैं। दूसरे किसानों की तरह मेरे अब्बू और चचा भी सुबह सवेरे खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। वो दोनों सारा दिन खूब मेहनत करते हैं। मेरे दादा जान कहते हैं, अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को बहुत पसंद करता है। पहले वो बैलों के ज़रिए खेतों में हल चलाया करते थे, अब उन्होंने एक ट्रैक्टर ख़रीद लिया है। इससे वो कम वक्त में ज़्यादा रकबे पर हल चलाते हैं। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो काटने और गाहने का काम भी ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर के ज़रिए अंजाम देते हैं। जब अनाज बोरियों में भरकर घर पहुंच जाता है तो सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब किसान तमाम काम काज से फारिग हो जाते हैं तो मेरे गांव में एक मेला लगता है जो कि गांव वालों को खुशी और तफरीह का मौका फ्राहम करता है। यहाँ से सवाल नंबर 3 शुरू होता है। मेले में खूब खेल तमाशे होते हैं, खाने पीने की दुकानें सजती हैं, बच्चों के लिए झूले लगते हैं, लड़कियों के लिए चूड़ियों और मेहंदी की दुकानें भी लगती हैं। बच्चे और बड़े खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, जिनमें कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, रस्साकशी और फुटबॉल वगैरह शामिल हैं। जीतने वालों को इनामात भी दिए जाते हैं। यहाँ तक सवाल नंबर 3 है, ठीक है, निशान लगा लीजिएगा साथ साथ। पिछले साल मैंने भी 10 साल से कम उम्र बच्चों की दौड़ में हिस्सा लिया और पहला इनाम जीता। मेरे अब्बू मेरी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुए। मेरे अब्बू कहते हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत और काम के बाद इंसान को थोड़ी बहुत तफरीह ज़रूर करनी चाहिए, इस तरह इंसान मज़ीद मेहनत के काबिल हो जाता है। यहाँ से अगले पैराग्राफ से सवाल नंबर 4 का निशान लगाएंगे आप।
मेरे गांव में ईद का त्यौहार भी मेले की तरह होता है। सब लोग खुले मैदान में ईद की नमाज़ अदा करते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। गांव के लोग एक दूसरे के घर जाकर सवैयाँ, खीर और हलवा भेजते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सब एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। यहाँ तक सवाल नंबर 4 है, ठीक है। और इसके फ़ौरन बाद ही सवाल नंबर 5 का निशान लगाएंगे। गांव वाले हर मौका पर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ तक, क्योंकि सवाल नंबर 5 यहाँ तक है और उसके आगे भी शुरू होता है, तो एक लाइन यहाँ से लेंगे, उसके बाद आगे है। गांव के बड़े बुज़ुर्ग शाम को खुले मैदान में चारपाइयाँ बिछा कर बैठ जाते हैं। मैं भी कभी कभार अपने दादा जान के साथ वहाँ जाता हूँ। वहाँ गांव वाले अपने अपने मसाइल बयान करते हैं। मेरे दादा जान और गांव के बुज़ुर्ग इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे दादा जान उम्र रसीदा होने के बावजूद सेहतमंद हैं, जिसकी वजह गांव की उम्दा फ़ज़ा है। यहाँ आलूदगी बहुत कम है, इसलिए गांव के लोग कम ही बीमार पड़ते हैं। यहाँ से आगे सवाल नंबर 5 का निशान हम दोबारा लगाएंगे। अगर किसी शख्स की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो गांव के मरकज़ सेहत से दवा ले लेता है। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने की सूरत में इसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाते हैं। जब कोई बीमार होता है तो सब गांव वाले इसकी तीमारदारी और इयादत करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सवाल नंबर 5 है। गांव के लोग गम और खुशी के मौका पर एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं। यहाँ से सवाल नंबर 6 आगे से शुरू होता है। सवाल नंबर 6 का निशान लगाएं। गांव में शादी की तकरीब अमूमन दिन के वक्त होती है। घर के सेहन या गांव के किसी खुले मैदान में शादी का इंतज़ाम किया जाता है। शादी से एक रात पहले लड़कियां और औरतें मिलकर ढोलक पर गीत गाती और खूब तालियां बजाती हैं। सवाल नंबर 6 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मुझे अपने चचा की शादी पर बहुत लुत्फ़ आया था। करीब ही शहर की मंडी में मेरे गांव में एक लोग बहुत जफाकश हैं। वो अपनी ज़रिए अजनास ट्रैक्टर ट्राली में लाद कर फ़रोख्त करने के लिए करीबी शहर की मंडी में ले जाते हैं। इन अजनास से हासिल होने वाली आमदन ही किसान का ज़रिया मुआश है। खेतों को सैराब करने वाले ट्यूबवेल का पानी गर्मियों में भी बहुत ठंडा होता है। मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर वहाँ नहाता हूँ। आटे की चक्की की सुरीली आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। लहलाती फसलें और सरसब्ज़ व शादाब खेत मेरे गांव की शान हैं। मुझे अपना गांव अपने घर की तरह लगता है। अल्लाह ताला मेरे गांव को हमेशा आबाद और खुशहाल रखे, आमीन। जैसा कि अभी हमने सबक नंबर 12 की बुलंद ख़वानी की, इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं ज़रा। मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये काम आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर करना है। मुश्किल अल्फाज के मायने: रकबे, ज़मीन, तफरीह, सैर, त्यौहार, खुशी का दिन, फ़िज़ा, हवा, वाबिस्ता, जुड़ा हुआ, तीमारदारी, बीमार पुरसी, इयादत। उम्र रसीदा, बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग, मंडी, बाज़ार, जफाकश, मेहनती, ज़रिया मुआश, रोज़ी कमाने का ज़रिया, सुरीली, प्यारी और ख़ूबसूरत। अब इसकी मश्क हमने सॉल्व करनी है। मश्क में सबसे पहले सवालों के जवाब हैं। सवाल नंबर 1 सवालात के जवाबात वो मैंने आपको बुलंद ख़वानी के दौरान निशानात लगवा दिए थे। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पुर करनी है। तो उसके आगे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। उस ऑप्शन पे आप लोग निशान लगा लें। नंबर 1 है, मैं अच्छी और मिसाली ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके भी सीख रहा हूँ। इसमें तौर तरीके आएगा। नंबर 2 है, गाय और भैंस के दूध से दही, मक्खन और घी बना लिया जाता है। इसमें घी। नंबर 3, मेरे गांव में ईद का त्यौहार भी मेले की तरह होता है। नंबर 4, मेरे दादा जान उम्र रसीदा होने के बावजूद सेहतमंद हैं। नंबर 5, मेरे गांव के लोग बहुत जफाकश हैं। नंबर 6, गांव के सब लोग खुले मैदान में ईद की नमाज़ अदा करते हैं। सवाल नंबर 3, दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। तो अल्फाज के मुतज़ाद यहाँ लिखे हुए हैं, इनके लिए स्पेस जो है बुक के अंदर मौजूद है। तो आप लोग ये बुक के ऊपर लिखेंगे: छोटा, बड़ा, पसंद, नापसंद, गांव, शहर, बीमार, तंदुरुस्त, ताज़ा, बासी, ठंडा, गर्म। आगे सवाल नंबर 4 है, मिसाल के मुताबिक मिसरे का ज़माना तब्दील करें।
तो ये देखेंगे आप जो मिसरे इसमें दिए गए हैं ये सारे ज़माना हाल के हैं, सब इकट्ठे नाश्ता करते हैं। तो इसको हमने ज़माना मुस्तकबिल में तब्दील करना है, गा गी गे लगा के। तो सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे, ये ज़माना हाल का जुमला है, इसको हमने ज़माना मुस्तकबिल में तब्दील किया। वो खेतों में काम करते हैं, वो खेतों में काम करेंगे। किसान खेत में हल चलाता है, किसान खेत में हल चलाएगा। शादी की तकरीब दिन के वक्त होती है, शादी की तकरीब दिन के वक्त होगी। आटे की चक्की चल रही है, आटे की चक्की चलेगी। तो हमने ज़माना हाल को ज़माना मुस्तकबिल में तब्दील किया। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ज़माना हाल जो होता है, हाल वो जो काम हो रहा होता है, जो अभी नहीं हुआ होना है तो वो मुस्तकबिल होता है। सवाल नंबर 5 है, फ़ेल के फ़ाइल बनाएं। पिछले लेक्चर में मैंने फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल के बारे में आप लोगों को बताया। फ़ेल काम होता है, काम का करना, और फ़ाइल काम करने वाला, ठीक है। तो यहाँ फ़ेल उन्होंने दिया है, उसके बाद ये फ़ाइल को हमने बनाए हैं काम करने वाला। खाया खाने वाला, जीता जीतने वाला, चलाया चलाने वाला, पढ़ा पढ़ाने वाला, ठीक है। ये थे हमारे फ़ेल के फ़ाइल जो बनाए हैं हम लोगों ने। जैसा कि सबक नंबर 12 हमारा मुकम्मल हो चुका है, तो अब हम सबक नंबर 13 की बुलंदख्वानी करेंगे। सबक नंबर 13 है ख्योड़ा की सैर। तदरीसी मकासद, बच्चों को पाकिस्तान में मौजूदा कुदरती मौदनियात के वसी ज़खायर से मालूमात फ़राहम करना, बच्चों को चट्टानी नमक के हसूल से आगाह करना, बच्चों में मुशाहिदे के अमल को फ़रोग़ देना। खाना खाते हुए साद ने पूछा, अबू जान ये नमक कहाँ से आता है? अबू जान ने जवाब दिया, बेटा नमक हासिल करने के 2 बड़े ज़राए हैं, एक ज़रिया तो समंदर के पानी से और दूसरा पहाड़ों से नमक हासिल करने का है। यहाँ से आपका सवाल नंबर 1 बन जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ये निशान साथ साथ लगाते जाएं। साद ने हैरत से पूछा, अबू जान क्या नमक के भी पहाड़ होते हैं? अबू जान ने बताया, जी बेटा नमक के भी पहाड़ होते हैं, यानी कोहिस्तान नमक। पाकिस्तान में ख्योड़ा के मुकाम पर नमक की बहुत बड़ी कान मौजूद है, जहाँ से कान कनी के ज़रिए नमक हासिल किया जाता है। अबू जान ने कहा, ऐसा करते हैं, हम ख्योड़ा की सैर का प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ जाकर आप ख़ुद नमक के पहाड़ों को देख सकेंगे। छुट्टी के रोज़ साद बहुत खुश था। वो अपने अम्मी अबू के साथ ख्योड़ा की सैर के लिए रवाना हुआ। ख्योड़ा ज़िला जेहलम के शहर पंड दादन ख़ान के नज़दीक वाक़े है। जब वो लोग ख्योड़ा पहुँचे तो देखा कि दूसरे स्कूलों के बच्चे भी अपने असातिज़ा के साथ नमक की कान की सैर को आए हुए थे। अबू ने टिकट ख़रीदने के बाद एक गाइड भी अपने साथ ले लिया ताकि वो उन्हें मालूमाती बातें बता सके। गाइड ने उन्हें बताया कि नमक की ये कान बहुत कदीम है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। इसकी दरियाफ़्त सिकंदर आज़म के ज़माने में हुई थी। इस कान की 17 मंजिलें हैं। सियाहों को सिर्फ़ ज़मीनी मंजिल पर जाने की इजाज़त है, बाकी मंजिलों पर नमक निकालने का काम जारी है। यहाँ से सवाल नंबर 2 का निशान लगाएं आप। कान की एक मंजिल पर सांस के मरीज़ों के लिए हस्पताल बनाया गया है, जहाँ नमक की कान में काम करने वाले मज़दूरों का फ़ौरी इलाज किया जाता है। ख्योड़ा की कान के अंदर दाखिल होने के लिए एक ट्रेन मौजूद थी, जिसमें बैठकर बासानी एक तवील सुरंग को पार किया जा सकता है। साद और इसके वालिदैन इस ट्रेन में बैठकर कान के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। इस हिस्से को ख़ास तौर पर सयाहों के लिए तैयार किया गया था। वहां उन्होंने नमक की रंग बिरंगी ईंटों से तैयार इमारतें देखीं। अब इमारतें कौन कौन सी थीं ये लिखा हुआ है, उसके लिए भी निशान लगा लें सवाल नंबर 3 का। जिनमें मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शीश महल, दीवार चीन का मॉडल और मरी की माल रोड का मंज़र वग़ैरह शामिल हैं। नमक की ईंटों से ये बनी ये छोटी छोटी इमारतें नहायत खूबसूरत लग रही थीं। इन इमारतों के अंदर बिजली से रोशन होने वाले बल्ब भी लगाए गए थे, जिनकी रोशनी से ये और भी हसीन दिखाई दे रही थी।
साद हर चीज़ को बहुत गौर से देख रहा था। इसने वहाँ नमक के पानी के बहुत बड़े बड़े तालाब भी देखे। गाइड ने साद और उनके घर वालों को इन तालाबों के नज़दीक जाने से मना कर दिया। अबू ने वजह पूछी तो गाइड ने कहा, यहाँ से सवाल नंबर 4 का निशान लगाएं। एक तो ये तालाब काफ़ी गहरे हैं, दूसरे इनमें नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा है जो इंसान के लिए नहायत ख़तरनाक है। सवाल नंबर 4 यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है आपका। साद को नमक की दीवारें भी बहुत पसंद आईं। इन दीवारों पर नमक के मुख्तलिफ रंग झलक रहे थे। गाइड ने बताया कि कान का दर्जा हरारत सर्दी गर्मी में मुतदल रहता है। मुतदल यानी कि दरमियाना मौसम रहता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी। यहाँ से निकलने वाले नमक से पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करता है बल्कि दूसरे मुल्कों को भी ये नमक बरामद करता है। बरामद का मतलब है कि अपने मुल्क की एशिया जो है दूसरे ममालिक को बेचकर ज़र मुबादला कमाना, तो उसको बरामद करना कहते हैं। कान के अंदर एक कैंटीन थी जहाँ बहुत से लोग खाने पीने की चीज़ें ख़रीद रहे थे। साद और इसके घर वालों को भूख और प्यास महसूस हो रही थी, चुनाचे उन्होंने वहाँ से खाने पीने की चीज़ें ख़रीदी और इत्मीनान से कुर्सियों पर बैठकर खाईं। यहाँ से सवाल नंबर 5 शुरू होता है, ये निशान लगा लें। साद की अम्मी को नमक से बनी सजावटी अशिया बहुत पसंद आईं। इनमें नमक से तैयार किए गए हुए मुख्तलिफ खिलौने, टेबल लैंप और बर्तन वगैरह शामिल थे। उन्होंने अपनी पसंद की कुछ चीज़ें ख़रीद लीं। साद के अब्बू ने सबकी तस्वीरें बनाईं ताकि यादगार रहें। वापसी पर उन्होंने गाइड का शुक्रिया अदा किया और साद से आज की सैर के दौरान हासिल होने वाली मालूमात के बारे में पूछा। साद ने खुश होकर जवाब दिया, जी अब्बू, आज मैंने दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान के बारे में बहुत कुछ जाना और अपनी आँखों से देखा। साद ने नमक की कान से हासिल होने वाली मालूमात का मुख्तसर हाल अपने अब्बू और अम्मी को सुनाया और कहा कि मुझे आज का सफ़र हमेशा याद रहेगा। अब मुश्किल अल्फाज के मायने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। जैसा कि हमने सबक नंबर 13 की बुलंद ख़वानी कर ली है, अब इसके अल्फाज के मायने हम देख लेते हैं। ज़राए, वसीला, कानकनी, पहाड़ खोदना या पहाड़ खोदने का अमल, मुशाहिदा, मुआयना, देखना, दरियाफ़्त करना, हासिल करना, सयाह, सैर करने वाले, बरामद, अपने मुल्क से माल दूसरे ममालिक में भिजवाना, झलक, रोशनी, चमक। अब इस सबक की हमने बुलंद ख़वानी की और उसके मुश्किल अल्फाज के मायने भी। अब इसकी मश्क की तरफ हम आते हैं। जैसा कि सवाल नंबर 1 सवालात के जवाबात हैं वो मैंने बुलंद ख़वानी के दौरान निशानात लगवा दिए थे आप लोगों को। तो अभी हम खाली जगह जो है वो पूर करेंगे। पहली खाली जगह में आएगा दूसरी नमक, दूसरे में 17, तीसरे में सिकंदर आज़म, चौथे में गाइड और 5वें में मुख्तसर। अब सवाल नंबर 3 है, जुमले बनाएं। कानकनी, कानकनी के ज़रिए नमक हासिल किया जाता है। मालूमात, साद ने नमक की कान के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल की। सेहतयाब, मेरे अब्बू सेहतयाब होकर घर आ गए। मुतदल, नमक की कान का दर्जा हरारत मुतदल रहता है। यादगार, मुझे ये सफ़र हमेशा यादगार रहेगा। अब ये सवाल नंबर 3 था आपका। सवाल नंबर 4 है, किसी ख़ास शख्स, मुकाम और चीज़ के नाम को इसम मुआरफ़ा कहते हैं, मसलन पाकिस्तान, दरियाए रावी, सिकंदर आज़म वग़ैरह। तो इस सबक में इस्तेमाल होने वाले जो इसम मुआरफ़ा की लिस्ट बनानी है आप लोगों ने, ये 1, 2, 3, 4, 5 हैं। तो इनको आप लोगों ने खुद करना है। इस मुआरफ़ा ख़ास जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। तो दोबारा से बता देती हूँ, तो ये आप लोग खुद करेंगे। सवाल नंबर 5 है, सबक के हवाले से दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। तो पहले में कान आएगा और दूसरे में जहलम में, नंबर 3 में तालाब, नंबर 4 मुतदल, नंबर 5 सांस के। अब हमने अपनी डायरी करनी है। डायरी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ओके, तो डायरी देख लें। बुध 8 तारीख को आप लोगों ने सबक नंबर 18 की बुलंद ख़वानी करनी है और मुश्किल अल्फाज के मायने याद करने हैं। और बुलंद ख़वानी के दरमियान में जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनके MCQs वगैरह भी याद करेंगे। बरोज़ जुमेरात 9 जुलाई 2020 मुकम्मल मश्क याद करनी है आप लोगों ने सबक नंबर 18 की। बरोज़ जुमा 10 जुलाई 2020
सबक नंबर 19 की बुलंदख्वानी करनी है और अल्फाज के मायने याद करने हैं और MCQs भी साथ, ठीक है। बरोज़ हफ्ता 11 जुलाई 2020 सबक नंबर 19 की मुकम्मल मश्क याद करनी है और सवालात को अपनी कापी पर भी लिखना है। बरोज़ सोमवार 13 जुलाई 2020 मज़मून मेरा उस्ताद याद करना है। मंगल 14 जुलाई 2020 सबक 12 और 13 की मुकम्मल दोहराई करनी है। तो ये मेरा उस्ताद मैंने मज़मून दोबारा से इसलिए आप लोगों को दिया है कि कुछ बच्चों के पास ग्रामर की बुक नहीं है, तो इसलिए वो याद नहीं कर पाए। तो इस लेक्चर के साथ ही मैं इसकी पिक्स भी सेंड करूँगी, सब बच्चे वहाँ से याद कर सकते हैं। हमारी आज की डायरी यही थी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको करेंगे। अल्लाह हाफिज़।